चलो, अब जैसे पी ब्लॉक में हम लोग कंफर्म कर लें कि पी ब्लॉक में कितने धातु, कितने अधातु और कितने उपधातु होते हैं, ये हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान रखना है। देखा जाए, अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी, हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक, तो लगभग हम लोग कितना माने हैं, 9, कहीं कहीं 8 भी देता है। ठीक है, हम पहले ही बता दे रहे हैं भाई, किसी बुक में 8 भी देता है, हम लोग यहाँ पे 9 माने हैं। परसेंटेज हम लिखवाए थे आपको, किसका कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, पी ब्लॉक में उप धातुओं की संख्या कितनी होती है, 9। ठीक है, अब हम लोग ध्यान दें तो पी ब्लॉक में अधातुओं की संख्या कितनी होगी, पी ब्लॉक में अधातुओं की संख्या कितनी होगी, ध्यान रखना है। जैसे हम लोग निकाल के ज्यादा देखते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल किस में मिलेगा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स से मिलेगा। मान लेते हैं, तो अगर हम लोग पी ब्लॉक में अधातुओं की बात करें, नहीं तो अधातु आपका कौन कौन सा होगा, हम लोग साइड में इधर लिखते चलते हैं। देखो तो ये घसकेगा ना, हाँ। चलिए, अब पी ब्लॉक में अधातुओं की संख्या हमको लिखनी है। नहीं तो पी ब्लॉक में अधातु कौन कौन है, तो चलो, बोरोन तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम लोग क्या है, उप धातु। चलो हम लोग यहाँ उप धातु को भी लिख देते हैं कि हम लोग का उप धातु कौन कौन था। बोरोन था, इसमें ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, बोरोन था, एसआई था, जी था, और कौन था, एस था, एसबी था, और कौन है, एसी है, टी है, पीओ है, और एटी है। यही ना लिखे थे हम लोग। तो इतने हम लोग के आ गए। अब हम लोग को ध्यान रखना है, इसमें हम लोग को देखना है अधातुओं की संख्या की, अधातु कौन कौन है। तो अगर अधातुओं की संख्या हम लोग बात करते हैं तो अधातु में कौन कौन से आएंगे, देखो तो, इनको छोड़ दो। चलो, बोरोन को हटा दो तो कौन आ गया, कार्बन। कार्बन हम लोग का आएगा। अब कौन आएगा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, और कौन, फॉस्फोरस। पहले हम लोग कार्बन ले लिए, अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ले लिए। एस और एसबी तो हम लोग को पहले ही आ चुके हैं, नहीं एस और एसबी हम लोग का उसमें आ चुका है, एस और एसबी आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग का बिस्मथ, बीआई, नहीं इसको नहीं लेंगे। चलो इसमें अब आ जाओ, अब कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर को हम ले लिए, एसीटीई को, पीओ को नहीं लेंगे। अब हम लोग का आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें हम लोग का आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसको ले लेंगे। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बाद नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यानी कि यहां पर नियन, क्रिप्टन, सॉरी आर्गन, पहले आर्गन लिखिए, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये हम लोग ले सकते हैं। तो टोटल काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितना हो गया, टोटल 14 नॉन मेटल है। टोटल 14 जो है कितना है, नॉन मेटल। नहीं, अब इसमें हम लोग मेटल की बात करते हैं कि भाई इसमें मेटल कौन कौन है। तो मेटल्स कय गो होगा, हम लोग का टोटल 36 गो था, तो 36 गो में से 14 या 9 कय गो हो गया, 23। नहीं तो हम लोग का 36 में से अगर हम लोग 23 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 13, यानी 13 हम लोग के पास क्या आएंगे, धातु आएंगे, मेटल्स आएंगे। बोलो दिक्कत है, नहीं तो अब जो बच गया वो सब मेटल है। नहीं तो हम लोग का बच कौन जा रहा है, बी, बी तो हटा दो।
AlGaInTl, नहीं तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, इसको अगर लिखें तो कितना हो जाएगा हम लोग का, कौन कौन, AlGa और कौन, AlGaInTl, In और Tl, और ये सब होगा कि नहीं होगा, 113 UUT ये भी होगा, नहीं तो ये सब तो सब होगा 113 यानी UUT जिसको आप बोल रहे हो। तो इधर आपका आ गया AlGaInTl और UUT। चलो इसमें आ जाओ, इसमें कौन कौन आएगा हम लोग का, SI और Ge तो पहले ही आ चुका है कि ये सब मेटलवाइड है, तो SN PB और 114, तो यहां लिखोगे तुम SN PB और 114, ये तुम्हारा आ जाएगा। अब इसमें तुमको आ गया हम लोग का, ये हो गया, फिर SN G तो नहीं हम लोग का, SN PB और 114 आ गया। अब इसमें कौन, हम लोग का AS और SB तो हम ले चुके हैं, AS और SB हम ले चुके हैं, तो कौन आएगा, BI और 115, तो इसमें तुम ले सकते हो BI और कौन 115 एलिमेंट, तो BI और 115 आ गया। अब PO तो तुम ले चुके हो, तो और कौन आएगा 116, तो इसमें तुम और ऐड कर सकते हो 116, नहीं तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग का 113 114 115 और 116, ठीक है, तो देखो 13 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दो और कौन छूट रहा है, 117 और 118, हाँ वो भी हम लोग के हैं, तो 117 और 118, तो यहां से हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सब जो है हम लोग क्या है, मेटल है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो इसको दिक्कत है, नहीं तो थोड़ा सा केयर बस करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि पी ब्लॉक में धातु भी है, उप धातु भी है और अधातु भी है, तो थोड़ा सा कंसीडर करेंगे कि पी ब्लॉक में जो उप धातु हैं उनकी संख्या कितनी है, 9, नहीं पी ब्लॉक में अधातुओं की संख्या कितनी आ गई, तो अधातुओं की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई, नहीं और पी ब्लॉक में ही मेटल संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई, दिक्कत है, नहीं तो उस हिसाब से हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग कितने धातु हैं, कौन कौन से हैं। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है इसमें कि आप उप धातु जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं उप धातु जरूर ध्यान रखेंगे कि उप धातु कौन रहेंगे, ये लोग तो ध्यान में रहते हैं, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, ये सब हम लोग का ध्यान रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ सकते हैं। देखो तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि हम लोगों के पास टोटल पीरियोडिक टेबल में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 118, यही ना है जी, टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 हम लोग के पास है। अच्छा 118 तत्व में अगर देखा जाए तो थोड़ा सबको अगर हम निकाल के देखना चाहें तो क्या निकलता है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो अगर हम लोग एस ब्लॉक की बात करते हैं, एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में टोटल 13 गो एलिमेंट था, 14 गो में 12 गो क्या था, मेटल, तो हम मेटल पर लिख रहे हैं 12 गो मेटल, एस ब्लॉक में 12 गो मेटल, ठीक है। अच्छा पी ब्लॉक में मेटल कहो गिने अभी, 14 की 13 गो, पी ब्लॉक में टोटल 13 गो मेटल गिने थे, ठीक है। डी ब्लॉक में टोटल 40 गो होता है, डी ब्लॉक में टोटल 40 गो तत्व होता है, 40 से 40 मेटल होता है, टोटल 40 गो उसमें तत्व होता है, 40 का 40 क्या होता है, मेटल, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं हम लोग का डी ब्लॉक यहां दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, एगो में 10 गो होता है, तो एगो में 10 गो, तो 10 20 30 40, नहीं 40 क्या है, धातु है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक जो होता है इसमें 28 गो तत्व होता है और 2800 का 2800 मेटल होता है, 2800 का 2800 क्या होता है, मेटल होता है, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो इस तरह से टोटल 118 एलिमेंट में टोटल मेटल कई गो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि एस ब्लॉक में 12 गो मेटल है, पी ब्लॉक में 13 गो मेटल है, डी ब्लॉक में 40 गो मेटल है, एफ ब्लॉक में 28 गो मेटल है, इस सब को जोड़े कितना आ रहा है, बोलो सब है। अब देखिए इसमें 193 बोल रहा है, 196 बोल रहा है?
93 होगा ना। क्या कि तुम लोग विश्वास अगर लिखा जा रहा है गधा सब, यही वीडियो तुम लोग का जाएगा, कहीं जोड़ गलती हुआ तो तुम्हारा सारे गलती जोड़े हैं, ये तुम लोग पे विश्वास अगर लिखा जा रहा है, ठीक है ना। चलो, तो 118 में 93 को क्या आ गया, मेटल। इसमें मेटलवाइड यानी कि उपधातु, मेटलवाइड जिसको उपधातु कह रहे थे, तो उपधातु कय गो है, 9 गो है। और अब क्या बचा, नॉन मेटल, अधातु। तो इनको जोड़ के 118 में से घटा दो, नहीं तो 93 और 9 अगर जोड़ दिया जाए तो 102 आ जाएगा। तो 118 में से 102 घटा कितना आ जाएगा, लगभग 16 को हम लोग क्या आ जाएगा, नॉन मेटल। नहीं तो एक ओवरऑल आइडिया आपके पास होना चाहिए कि हम लोगों का 118 एलिमेंट में मेटल की संख्या सबसे ज्यादा है, 93 है, मेटलॉइड की संख्या 9 है, और नॉन मेटल भी कई गो है, 16 गो है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ध्यान रहेगा, ठीक है। दूसरा बात, जनरली आप देखिएगा ना तो मेटल जो होते हैं, जितना भी मेटल होता है, जितना भी आप मेटल लिखे हुए हैं, ये सब मेटल एक मरकरी को छोड़ दें तो सब किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। जितना भी मेटल होता है सब ठोस अवस्था में पाया जाता है, किसको छोड़कर, Hg, मरकरी को छोड़कर, जोड़कर लिख रहे हैं। मरकरी को छोड़कर आपका जो मरकरी होता है ये किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। जो आपके मेटलॉइड होते हैं, ये मेटलॉइड भी ज्यादातर आपके सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म पाए जाते हैं। अब आपका जो नॉन मेटल होता है, इसी में 3 फॉर्म पाया जाता है। कुछ नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और कुछ नॉन मेटल गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। यानी ये जो सॉलिड लिक्विड गैस का खेल है वो एक्चुअली कहाँ है, नॉन मेटल में, ध्यान रखना है। जो नॉन मेटल होते हैं उसी में से कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ गैस होते हैं, ध्यान रखना है। अब जैसे अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एक आता है ब्रोमीन। आपका ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। आपका जो ब्रोमीन है वो किस फॉर्म पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। गैस, अगर गैस की बात करें तो गैस में कौन कौन सा आता है उसको ध्यान रखो। जैसे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब इनॉट गैस है, इनका नाम है इनॉट गैस, नोबल गैस। तो ये सब गैस अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा तुमको हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, इसके अलावा फ्लोरीन और इसके अलावा क्लोरीन, तो ये सब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है, ये सब किस अवस्था में पाए जाएंगे, ये सब तुम्हारे गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। तो कई गो हो गया, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कई गो गैस हो गया, 10 गो गैस हो गया। लिक्विड कई गो हुआ, 1 गो, कई गो हो गया, 11 गो। अब क्या बच गया, सॉलिड। तो सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सा पाया जाता है उसको देखना है। तो सॉलिड फॉर्म में तुमको पाया जाता है कार्बन, और कौन पाया जाएगा, इससे कुछ छूट रहा है, नाइट्रोजन छूट रहा है, नाइट्रोजन भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो यहां पर 11 कीजिए, कई गो हो जाएगा, 11 गो गैस हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस छूट रहा था इसमें। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, तो हम लोग का सॉलिड में कौन कौन आएगा, कार्बन सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, फास्फोरस भी सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, और कौन पाया जाता है, सल्फर भी सॉल्यूशन में पाया जाता है, और क्या छूट रहा है, आयोडीन, ये भी सॉल्यूशन में पाया जाता है, आयोडीन तो चमकता है, आयोडीन भी सॉल्यूशन में पाया जाता है। अब कई गो हो गया देख लो, 11 गो, 4 गो, 15 गो, 16 गो। नहीं तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन नॉन मेटल आपका जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, कौन सा नॉन मेटल ठोस अवस्था में पाया जाता है, और कौन सा नॉन मेटल लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। याद रहेगा,
दिक्कत है इसमें? नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला हम लोग बांट दिए कि भाई पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट था, 118 एलिमेंट में 93 को क्या मिला? धातु। नहीं, 9 को क्या मिला? मेटलॉइड। नहीं, और बाकी 16 को क्या मिला? हम लोग का नॉन मेटल। उसके बाद हम लोग क्या बताए? हम आपको ये बताए कि जितने भी मेटल होते हैं सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। बात समझ आ रहा है? सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर हम बताया कि मेटलॉइड सभी आपके सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। इसके बाद क्या आता है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में 16 को था। अब 16 को में कुछ गैस है, कुछ सॉलिड है और कुछ लिक्विड है। तो लिक्विड वाला देखे को है ब्रोमीन। नहीं, याद रखना बड़ा आसान है। नहीं, और सॉलिड में भी याद ही रहता है, जैसे कार्बन देखते हैं, कोयला। नहीं, फास्फोरस का मोमबत्ती बनता है। फास्फोरस क्या बनता है? कौन सा मोमबत्ती? फास्फोरस का मोमबत्ती बनता है, जो सिग्नल, शिप सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। शिप सिग्नल का मतलब होता है जैसे जहाज वहाज जब जाता है ना, नहीं तो होता है कभी कभी कि जहाज मुश्किल में फंस गया, मदद के लिए तो वो लोग फास्फोरस का मोमबत्ती बनाकर रखते हैं। उसको जलाने पर ना वो बहुत ज्यादा धुआं देता है। नहीं, और वो धुआं का क्वालिटी है कि वो बहुत ऊपर तक जाता है। बस समझ में आ रहा है? बहुत ऊपर तक, इसलिए आसानी से दिखाई देता है वो। ठीक है। और फास्फोरस जो होता है वो इन्फ्लामेबल होता है। नहीं, यानी वो हवाई कांटेक्ट में आने में उसमें आग लग जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो शिप पर जो मोमबत्ती यूज किया जाता है वो फास्फोरस का बनता है। घरे जो मोमबत्ती यूज करते हैं वो नहीं होता है, वो हम लोग का वैक्स कार्बन का बना होता है, कार्बन कंपाउंड है, फास्फोरस का नहीं होता है। बस में आ रहा है? अगर वो भी फास्फोरस का होता है, हाँ, सल्फर का मलहम यूज होता है, सही है। हाँ, तो ध्यान रहेगा। तो ब्रोमीन आपका क्या हो गया? लिक्विड। और सॉलिड में भी ज्यादा नहीं है, कौन है? कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है और आयोडीन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और गैस में इनॉट गैस सब ले लो, इनॉट गैस सबको ले लो। और उसके अलावा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नहीं तो हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, क्लोरीन गैस बोलते हैं, फ्लोरीन गैस बोलते हैं और नाइट्रोजन गैस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो याद रहेगा, सब याद हो जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी ये सब इसलिए बता रहे हैं ना कि अब सब ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ देता है, तो ऑब्जेक्टिव में आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? चलो, दूसरे पॉइंट पे आया जाए। हम लोग पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। तो पी ब्लॉक के तत्वों के अब गुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के गुण के बारे में। तो पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताया जाता है कि पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनको सहभाजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। कैसे यौगिक का निर्माण करते हैं? सहभाजन यौगिक, या उसी को कहते हैं सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, उनके प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, पी ब्लॉक के तत्वों की प्रकृति। तो हम लोग बोल रहे हैं यहां से कि पी ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः सहभाजन यौगिकों या सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, अब सहभाजन यौगिकों का मतलब होता है कि वैसे यौगिक जिसमें आबंध का निर्माण, वैसे यौगिक जिसमें आबंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझा से होता है। ध्यान रखना है। हम लोग अगर कहीं बोलते हैं सहभाजन यौगिक या सहसंयोजी यौगिक, सहभाजन यौगिक अगर कहीं बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि वैसे यौगिक, वैसे यौगिक जिनके परमाणुओं के बीच, वैसे यौगिक जिनके परमाणुओं के बीच आबंध का निर्माण, जिनके परमाणुओं के बीच
आबंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझा से सभाजन यौगिक का मतलब वैसे यौगिक जिनके परमाणुओं के बीच आबंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझा से होता है। ठीक है, सभाजन यौगिक कहलाते हैं। सहभाजन यौगिक या इन्हीं को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कोई पूछता है कि भाई पी ब्लॉक के तत्व जो हैं ये कैसे यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो सहभाजन यौगिक या सहसंयोजी यौगिक। अब कोई पूछता है कि सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, नहीं, तो बोला गया वैसे यौगिक जिनके परमाणुओं के बीच में आबंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझा से होता है, सहभाजन यौगिक कहलाते हैं। नहीं, अब जैसे हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम लोग को साझा करना बताया जाएगा। ऐसे आप लोग थोड़ा बहुत साझा का मतलब समझते होंगे। जैसे थोड़ा सा हम बता दें, जैसे मान लो आपका फ्लोरीन है, नहीं आपका फ्लोरीन है और एक और फ्लोरीन हम ले लिए, 2 फ्लोरीन ले लिए। अब आप जानते हैं कि फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो, 8 गो, 7 गो। नहीं, तो यहां पर हम लोग को फ्लोरीन के बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन 7 गो, 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, आएगो 7 गो। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन था 7 गो, 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, आएगो 7 गो। हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होने के लिए अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। नहीं, तो इसके पास भी 7 गो है, इसके पास भी 7 गो है। तो क्या इसका 8 पूरा करने के लिए ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे? नहीं देगा। नहीं, क्या ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा? नहीं देगा। और दोनों को 8 पूरा करना है तो ये क्या करेगा? साझा। ध्यान रखना है, यानी कि यह जो फ्लोरीन है वो इस फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लेगा। नहीं, तो इसका देखो जो हम लोग ऑर्बिट खींचे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगर यह फ्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो यह फ्लोरीन भी इसका इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, यानी कुछ इस तरह से हम लोग घेरते हैं कि नहीं घेरते हैं? नहीं। अब यहां पर ऐसे घिरा जाता है, फ्लोरीन इसके पास देख लो 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, और यहां पर लिखा जाता है 2 गो। फिर यहां लिखा जाता है ऐसे फ्लोरीन 2, 2 4 और 2 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। नहीं, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिना जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिना जाएगा। नहीं, तो इसका भी 8 पूरा लगेगा और इसका भी 8 पूरा लगेगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही चीज सहभाजन में होता है, ध्यान रखना है। ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, और दोनों को अस्थायी भी होना है, 8-8 पूरा भी करना है। नहीं, यानी आपके पास 50,000 है, आपके दोस्त के पास 50,000 रुपया है, आपको भी मोटरसाइकिल पे घूमने का मन कर रहा है, आपके दोस्त को भी घूमने का मन कर रहा है, लेकिन पूरा रुपया नहीं जुट रहा है कि एगो मोटरसाइकिल किना है। तो उपाय क्या है? साझा। नहीं, 50-50 1 लाख मिलाया जाएगा, मोटरसाइकिल किन लिया जाए। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों का सपना क्या होगा? पूरा हो जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो आप यूज कीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो वो यूज करेगा। ऐसे पूरा हो सकता है कि नहीं? तो अस्थायी होने के लिए नहीं, यानी मोटरसाइकिल प्राप्त करने के लिए एक तरीका यह भी है कि साझा कह के भी कर लिया जाए। हाँ, पैसा वाला है तो कोनो बातें नहीं है। नहीं है, इसमें लोन नहीं ना चलता है, केमिस्ट्री में लोन नहीं चलता है। इसमें जो कंपनी है ना, वो कंपनी कहती है कि देखिए पूरा का पूरा पैसा लाके जमा कीजिए। ठीक है, इसमें दिक्कत है? हाँ, लेकिन जानते हैं एक चीज हम लोग को बोला जाता है ना, ऐसा समझते हैं संगति का असर पड़ता है। नहीं, तो संगति का बड़ा असर पड़ता है। पी ब्लॉक में जो धातु है ना, वो धातु भी साझा ही करने का प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे आपको धातु में देखो कि अल्युमिनियम क्या लगता है कि धातु की धातु, एकदम सब लोग जानते हैं कि धातु होता है। नहीं, लेकिन अल्युमिनियम का जब प्रॉपर्टी चेक करोगे, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे इसके बाद जो चैप्टर आएगा, तो अल्युमिनियम एक ऐसा तत्व है, अल्युमिनियम सिर्फ फ्लोरीन के साथ आयनिक आबंध बनाता है। सिर्फ फ्लोरीन के साथ आयनिक आबंध बनाता है, ध्यान रखना है। बाकी सभी अधातुओं के साथ
सहभाजन आबंध बनाता है। ध्यान रखना है। तो अल्युमिनियम भी आपका धातु है, लेकिन सोच रहे हो अल्युमिनियम जो है, तुम कहोगे कि ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड की सहभाजन बॉन्ड, तो सहभाजन बॉन्ड ही ज्यादातर बनाता है। आयनिक बॉन्ड सिर्फ एक तत्व के साथ बनाता है, कौन सा, फ्लोरीन के साथ। काहे ऐसा होता है, देखो हम हमेशा बताए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आयनिक बॉन्ड जब भी कहा था आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के त्याग से, इलेक्ट्रॉन के त्याग से, ठीक है। चलो हमको ये बताओ कि परमाणु का फोटो तुम बनाते हो तो उसमें नाभिक बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बनाते हो। इलेक्ट्रॉन कक्ष में रहता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, नाभिक पर प्लस चार्ज, इन दोनों के बीच में आकर्षण रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। तो आकर्षण रहता है, तो बताओ कि कोई भी परमाणु क्या इलेक्ट्रॉन को त्याग करना चाहेगा, कोई भी परमाणु हो, धातु हो, धातु को हम बोलते हैं धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहता है, वो मजबूरी में करता है, क्योंकि जानता है कि अस्थाई होना है तो तनी त्याग करना पड़ेगा। कैसे, आपको अगर अस्थाई होना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो आप मजबूरी में पढ़ते हैं। और वो कहे कि नहीं तुम नहीं पढ़ोगे, तुम चलो कलेक्टर बना देते हैं, तुम नहीं क्या करोगे तुम, हाँ चलिए बना दीजिए, हमको नहीं पढ़ना है, करिए कि नहीं। तो कोई आदमी जो है वो त्याग नहीं करना चाहता है, नहीं, अपने सामान का, अपने अच्छी क्या कहते हैं, अपने आराम का त्याग कोई नहीं करना चाहता है। तो ये मान लो कि अगर धातु भी है तो कोई पूछे धातु से कि इलेक्ट्रॉन त्याग करना है, क्या कह रहे हैं, नहीं, तो बोलेगा अच्छा त्याग करना पड़ेगा, नहीं, इसको भी मोह लगता है। क्या है, क्या कि नाभि का इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, आकर्षण है, नहीं। अब कोई परमाणु आसानी से त्याग कर देता है, क्या है कि सोचता है अच्छा हमको एक एक को त्याग करना है, नहीं, तो कहता है चलो एगो त्याग कर देंगे तो हम ऐसा बन जाएंगे, नहीं हम अस्थाई हो जाएंगे, तो उसने त्याग कर देता है। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ता है, इसलिए वो आसानी से त्याग कर देता है, नहीं। आज सोडियम के बाद चलो आओ तो कौन आता है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को अस्थाई होने के लिए कई गो त्याग करना पड़ेगा, 2 गो, तो इसको ज्यादा कष्ट होगा, इसको उससे ज्यादा कष्ट है, नहीं, ये को दे देगा ना, नहीं। जैसे ही मैग्नीशियम Mg है, जैसे ही एगो इलेक्ट्रॉन देगा मैग्नीशियम पर एगो प्लस बढ़ जाएगा, नहीं। अब जैसे ही प्लस बढ़ेगा यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसका निकला, अब इसका इस इलेक्ट्रॉन के प्रति पूरा आकर्षण बढ़ जाएगा, कहेगा तुमको भी जाना पड़ेगा ना, नहीं, पूरा उसको कष्ट से पकड़ रहेगा, नहीं। अब दूसरा कोई आइटम आएगा, क्या कर रहे हैं, बोलिए स्टेबल होना है कि नहीं होना है, वो देना ही पड़ेगा, तो ये बहुत मजबूरी में देता है, इसको एनर्जी देना पड़ता है, नहीं थोड़ा बहुत तब जाके इलेक्ट्रॉन देता है। आप आगे अब इसी चैप्टर में पढ़िएगा, आईपी, आयनन ऊर्जा, आप परमाणु संरचना में पढ़े हुए हैं। किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहते हैं ना भाई। किसी भी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं, आईपी। तो क्या अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता भाई, तो आईपी काहे के लिए पढ़ते, नहीं। तो आप यहाँ पर आईपी पढ़ते हैं कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देना पड़ता है, यानी परमाणु अपना मन से इलेक्ट्रॉन को नहीं त्याग करना चाहता है। सेम अपने पर लगाइएगा, बस में ना कि आप अस्थायी होने के लिए क्या जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, नहीं, खोजते हैं कि फर्दर स्टेबिलिटी मिल जाए, नहीं, तो फर्दर स्टेबिलिटी मिलता नहीं है। तो मैग्नीशियम में ज्यादा दिक्कत है। अब अल्युमिनियम पे आइए, तो अल्युमिनियम को अस्थायी होने के लिए 3 को त्याग करना है, नहीं, तो ये को त्याग करता है, उसके बाद इसका मन नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है, क्यों, अब सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन बदलते जाता है। हम लोग का सोडियम लिए, मैग्नीशियम लिए, अल्युमिनियम लिए, नहीं, थोड़ा सा हम लोग इसको ज्यादा अच्छा है कि इधर बनाते हैं दूसरे पेज पर। देखो हम लोग यहां से सोडियम लिए, मैग्नीशियम लिए, अल्युमिनियम लिए। सोडियम के पास भी कक्षों की संख्या 3 होती है, मैग्नीशियम के पास भी कक्षों की संख्या 3 होती है, और अल्युमिनियम के पास भी 3 होती है। लेकिन इसमें 11 प्रोटॉन मिलकर 3 कक्ष खींचते हैं, यहां 12 प्रोटॉन और यहां पर 13 प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, नहीं। तो आप जब इधर से जा रहे हो तो आकर्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आकर्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। क्योंकि यहां पर 13 प्रोटॉन मिलकर तीनों को खींच रहा है, यहां 12 को मिलकर तीनों को खींच रहा है, 11 को मिलकर तीनों को खींच रहा है, तो यहां पर आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा। तो अगर यहां पे आकर्षण बल ज्यादा होगा तो क्या यहां का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, नहीं। तो जो चीज आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा वो क्या करेगा, साझा, वो क्या करेगा, साझा करेगा। तो हम लोग क्यों बोल रहे हैं, जैसे आप बोले, आपका क्वेश्चन था कि सर अल्युमिनियम पी ब्लॉक में जो धातु भी है, नहीं, तो पी ब्लॉक में सर धातु है, तो सबसे पहला धातु कौन है, यही अल्युमिनियम है,
नहीं तो सर ये धातु है तो इसको तो साझा नहीं करना चाहिए, नहीं इसको तो इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं। नहीं तो हमको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के त्याग करने का प्रवृत्ति जो है धातुओं का वो धीरे धीरे घटता जाता है। नहीं क्यों घटता जाता है? क्योंकि उनके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल बढ़ता जाएगा तो हम है धातु, लेकिन इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल बहुत ज्यादा है तो क्या हम त्याग करेंगे? नहीं, हम सहभाजन बंद करेंगे। बस मेरा है तो अल्युमिनियम जो है ये धातु होते हुए भी सहभाजन बंध का ही निर्माण करता है, यानी साझा ही करता है। तो दिमाग में रहना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला काम कौन से धातु करते हैं? तो 1A या 2A। कौन से करते हैं? 1A और 2A। सबसे आसानी से 1A, उससे दिक्कत 2A और 3A ला गायब, बाबू नहीं करना चाहता है, जल्दी त्याग करना नहीं चाहता है, बुझा रहा है? नहीं, जिसको कम इलेक्ट्रॉन त्याग करना है भाई एकदम ध्यान रखो, जिसको कम इलेक्ट्रॉन त्याग करना है वो तो आसानी से त्याग कर देगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्याग करने का संख्या बढ़ता जाएगा त्याग करने की प्रवृत्ति घटती जाएगी। त्याग करने की प्रवृत्ति घटती जाएगी तो आयनिक बॉन्ड बनाने का प्रवृत्ति भी घटता जाएगा। और कौन सा बॉन्ड बनने लगेगा? सहभाजन बॉन्ड, यानी साझा करके बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी आने लगेगा। अब अल्युमिनियम को कहता है कि 3 गो इलेक्ट्रॉन त्याग कीजिए, तो आइए ना साझा कर लिया जाए। नहीं, 3 गो इलेक्ट्रॉन हम त्याग करेंगे तो हमको 3 गो प्लस आएगा। नहीं, बस समझ में आ रहा है? तो आइए साझा कर लिया जाए, दोनों आदमी मिला लग चला जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो अल्युमिनियम इसी फेर में रहता है, साझा कर लिया जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ? तो ये दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा नहीं बोल दीजिएगा, कोई पूछेगा धातु क्या करते हैं तो आप बोलिए कि समानता इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, लेकिन वहां पे कंडीशन लगाइए, लेकिन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग 1A के धातु करते हैं। उसके बाद 2A, जैसे ही हम लोग 3A में जाएंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता एकदम कम हो जाती है। यहां में 3A में यानी पी ब्लॉक में जो धातु है वे ज्यादातर सहभाजन आबंध का ही निर्माण करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके आबंध बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा? तो ये ध्यान रखिएगा, घबराइएगा मत इसमें। आगे बढ़ सकते हैं। तो संगति का असर पड़ता है, हम भी बोल रहे थे। नहीं, अब जैसे पी ब्लॉक में अधातु भी हैं, नहीं तो अधातु के साथ रहता है धातु, तो अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करना चाहते हैं, तो उनके साथ जो धातु रहते हैं वो भी कहते हैं कि जैसा संगति है वैसा प्रभाव रखेंगे, तो वो लोग भी इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रवृत्ति कम रखते हैं, ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग को देखना है इसमें अधातुओं की सक्रियता। ठीक है, अधातुओं की सक्रियता। देखो हम लोग एक चीज आपको पढ़ाए थे, आपको याद अगर हो तो हम आपको पढ़ाए थे धातुओं की सक्रियता, पढ़ाए थे। धातुओं की सक्रियता हम पढ़ा चुके हैं। हम बताए हैं कि धातुओं की जो सक्रियता होती है वो समानुपाती होती है धातुओं के आकार के। नहीं, जिस धातु का आकार बड़ा होगा उसकी सक्रियता ज्यादा होगी, क्योंकि धातु का जो सक्रियता है वो उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने पर चेक किया जाता है। जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है वो ज्यादा सक्रिय कहलाता है। नहीं तो हम समझा चुके हैं पहले कि जिस धातु का आकार बड़ा होगा नहीं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो ज्यादा सक्रिय होगा। ठीक है, तो धातुओं की सक्रियता धातुओं के आकार पे निर्भर करती है। ठीक है, अब चलो अगला पॉइंट आता है अधातुओं। अधातुओं की सक्रियता। तो अधातुओं की सक्रियता तो पहले समझो, जब भी कोई बोलता है कौन सा धातु ज्यादा सक्रिय, तो तुम बोलते हो कि जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो ज्यादा सक्रिय होता है। हम लोग पहले लिखवा चुके हैं। ठीक है, अब जब अधातुओं की सक्रियता पूछा जाएगी कौन सा अधातु जल्दी अभिक्रिया में भाग लेगा, सक्रियता का मतलब कौन सा अधातु अभिक्रिया में जल्दी भाग लेगा, तो ध्यान रखना है जिस अधातु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है वह अधातु ज्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन ध्यान रखना होगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जिस अधातु, हम यहां लिखे तो लिख रहे हैं कि जिस अधातु के
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ध्यान रखना है, जिस अधातु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है वह अधातु ज्यादा सक्रिय होता है। बोलो दिक्कत है? तो हम लोग क्या ध्यान रखना है कि जिस अधातु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है वह अधातु ज्यादा सक्रिय होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्षमता नहीं। अब सोचो, हम लोग देख चुके हैं कि मान लो कोई परमाणु ये छोटा है और कोई परमाणु तुम बड़ा ले लिए, ये बड़ा परमाणु। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हम इसके नजदीक एक भेज दिए, इसके नजदीक एक इलेक्ट्रॉन भेज दिए, तो बताओ इसका नाभिक इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या है? कम है। इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का इसके प्रति आकर्षण ज्यादा होगा कि यहां पे आकर्षण ज्यादा होगा? यहां पर आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर आपका लिख रहे हो आप कि यहां पर आकर्षण ज्यादा, यानी इस छोटे परमाणु का, ये छोटा परमाणु है, इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। और बड़े परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? कम होगी। यहां पर आपका आकर्षण क्या होगा? कम। काहे कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ध्यान रखना है। दिक्कत है? नहीं, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो इसको विकर्षण लगाएंगे, ये थोड़ा ना आकर्षण करेंगे। नहीं, तो एक्चुअली किसी भी बाहरी इलेक्ट्रॉन को परमाणु में खींचता कौन है? नाभिक। तो इसीलिए आप नाभिक से दूरी देखते हैं। तो यहां पर दूरी ज्यादा तो आकर्षण कम, आकर्षण कम तो इलेक्ट्रॉन जल्दी इंटर नहीं करेगा। यानी इस परमाणु का जिसका आकार बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता कम। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता कम है तो इसकी अभिक्रियाशीलता नहीं क्या होगी? कम होगी। आकर्षण कम है तो इसका अभिक्रियाशीलता इसका कम होगा और इसका अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगा। ध्यान रखना है। नहीं, इसका अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगा। तो अगर अधातुओं की सक्रियता कोई पूछता है बाबू तो हम ऐसा बोले, अधातुओं की सक्रियता अगर कोई पूछता है तो अधातुओं की सक्रियता के लिए हम लिखें कि उसका साइज के उल्टा होगा। नहीं, यानी कि अधातु का आकार, इन दोनों में उल्टा संबंध होगा। यानी अधातु का आकार जितना ही छोटा होगा अधातु की सक्रियता उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान रखना है। ठीक, जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया गया यहां से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन ये दिया गया। अब फ्लोरीन जो है सब किस ग्रुप का है? 7वां ग्रुप का। इसके पास कक्ष कय गो? 2 गो। इसके पास कक्ष कय गो? 3 गो। इसके पास कक्ष कय गो? 4 गो। इसके पास 5 गो। इसके पास 6 गो होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या हो रहा है? परमाणु का आकार बढ़ रहा है। परमाणु का आकार बढ़ रहा है। तो अगर परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की सक्रियता बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। ध्यान रखना है। अधातुओं की सक्रियता, अधातुओं की सक्रियता घटेगी। जबकि सोचो धातुओं के केस में तुम क्या कहे थे कि ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की सक्रियता बढ़ती है और अधातुओं के केस में उल्टा हो गया। तो ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की सक्रियता घटती है। याद रहेगा? नहीं। दूसरा पॉइंट हम लोग को यहां से ये ध्यान रखना होगा, जैसे लेफ्ट टू राइट वाला एक हम लोग बस बात कर लें। देखो, जैसे आवर्त सारणी में जैसे हम लोग इधर से इधर की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम लोग इसके बारे में पहले भी बताए थे कल, तो इधर से इधर जाने पर हम लोगों का क्या होगा? अधातुओं की सक्रियता बढ़ेगी। नहीं, पीरियोडिक टेबल में इधर क्या होते हैं? धातु। नहीं, इधर क्या होते हैं? अधातु। ध्यान रखना है। हम लोग यहां पर इनर्ट गैस का बात नहीं कर रहे हैं। इनर्ट गैस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसको जो अभिक्रिया में भाग लेता है आवर्त सारणी में हम उसी के लिए रूल लिखवा रहे हैं। ध्यान रखना है। तो इधर होता है धातु 1A 2A, इधर क्या होता है? अधातु होता है। नहीं, तो कोई पूछता है कि हम लोगों का
जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ जाएंगे तो इधर से जाने पे मान लो आपका 3a है, मान लो आपका 4a है, मान लो आपका 5a है, नहीं पी ब्लॉक में है ना सब, नहीं आपका 6a है, और कौन है 7a, तो इतना तक ही हम लोग बात करेंगे, नहीं 8a की बात नहीं करेंगे। काहे कि 8a में जो तत्व होते हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। चलो तो 3a में हम लोग ले लिए किसी को भी, जैसे हम लोग कोई तत्व लेते हैं जो अधातु का हो, मान लो कार्बन, यहां 3a एल्युमिनियम लेते हैं। चलो यहां से हम देखें अगर तो बोरोन, मान लो बोरोन लेते हैं, यहां से हम लोग का कार्बन, यहां से नाइट्रोजन, यहां से ऑक्सीजन और यहां से फ्लोरीन, तो ये सब अधातु है। नहीं बोरोन को छोड़ दिया जाए, बोरोन आपका उद धातु है, लेकिन सबको अगर अधातु माने तो हमको बताओ कि इसमें सबसे अभिक्रियाशील कौन होगा? फ्लोरीन। कौन होगा? फ्लोरीन। क्या कि हम कल लिखवाए थे कि जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं अधात्विक गुण बढ़ता जाता है, नहीं तो अधात्विक गुण बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो कौन सा अधातु ज्यादा सक्रिय होता है? जिसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। नहीं तो हम लोग देखें अगर तो इधर से इधर जाएंगे, इधर से जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। अभिक्रियाशीलता बढ़ेगी, ध्यान रखना है। यानी कि और कोई पूछता है कि इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन मैक्सिमम रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा यानी सबसे तेजी में रिएक्शन में भाग लेता है, ये मैक्सिमम रिएक्टिव होता है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए आप देखिएगा तो फ्लोरीन को सुपरमैन ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सुपरमैन ऑफ पीरियोडिक टेबल। नहीं काहे सुपरमैन कहा जाता है इसको? काहे कि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसका इतना ताकत है कि अक्रिय गैस जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उनसे भी जबरदस्ती अभिक्रिया कर लेता है। बात समझा रहा है? जैसे हम लोग पढ़ेंगे अक्रिय गैस जो है, नहीं हम लोग का 8A में है सब, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। नहीं तो आगे चल के आप पढ़िएगा कि जेनॉन से अभिक्रिया कर लेता है, क्रिप्टन से अभिक्रिया कर लेता है, बाकी तो अभिक्रिया नहीं कर पाता है, लेकिन फ्लोरीन अकेला तो है जो अभिक्रिया कर लेता है। बात समझ आ रहा है? तो इसलिए इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, किसी से अभिक्रिया कर लेता है। याद रहेगा? तो क्या समझ में आया कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो अधातुओं की सक्रियता घटेगी, और बाएं से दाएं जाएंगे तो अधातुओं की सक्रियता बढ़ेगी। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ना घबरा जाएंगे हम लोग। एक्टिविटी सीरीज दे देगा, नहीं बुझाएगा हम घबरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको याद करिएगा। चलिए